मोहम्मद शाहिद इकबाल साहब माहिर माहौलियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। से थोड़ी देर के बाद हमें दीगर हज़रात भी ज्वाइन कर लेंगे। डॉक्टर शाहिद साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेल्स हमने लास्ट टाइम मानसून के देखे, और तब भी साइंटिस्ट यही कह रहे थे कि ये मानसून का राइट टाइम नहीं है और ये स्पेल्स बिल्कुल ठीक नहीं है। कभी 7 स्पेल, कभी 12 स्पेल, कभी 14, समझ में नहीं आ रही थी। इससे ज़रात को भी बहुत नुकसान है और बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब हो रही है। इस बार क्या होने जा रहा है? जी बहुत शुक्रिया आपका। अरसलान साहब, 2-3 बातें मैं स्टार्ट में कह दूं। ये जो मानसून का स्पेल चेंज हो रहा है, ये कोई एक दिन में, एक हफ्ते में या किसी एक साल में चेंज नहीं हुआ। इसकी वार्निंग हम अर्ली 2000 से देते आ रहे हैं कि जी मानसून का स्पेल आपका चेंज होने लगा है, मानसून का स्पेल चेंज होने लगा है, बट नोबडी वाज देयर टू लिसन इट एंड टेक इट सीरियसली। 2010 में, अगर मैं थोड़ा सा प्रियम्बल इसलिए बना रहा हूं ताकि हमारे नाजरीन को समझ आ जाए इस बात की, 2010 में जब पहली दफा मानसून का स्पेल चेंज हुआ था तो हमारे पास कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स आए थे जिसको हम मैनेज नहीं कर पाए थे। 2010 के फ्लड को कहते हैं जी कि ये इस सदी का पाकिस्तान में सबसे वर्स्ट फ्लड था। 2022 में हमने दोबारा फ्लड देखा, और वो फ्लड जो था वो रिवरीन फ्लड से बिल्कुल डिफरेंट एक डायनामिक्स थी। मतलब 2010 का फ्लड रिवर इंडस के अंदर था और 2022 का फ्लड इंडस से मीलों दूर था, और उसकी जो डेविस्टेशन है वो 2010 से बढ़ के बहुत ज्यादा है। तो मींस क्लाइमेट चेंज ने हमें 2 एपिसोड्स बता दिए। एक, अगर वो दरियाओं में आएगा तो किस किस्म का फ्लड्स लेके आएगा। दूसरा, अगर वो बारिशों की वजह से होगा तो किस किस्म का होगा। ये बात यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी थी कि मानसून का जो शिफ्ट है हमारे पास, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। आपने एक बात अभी पूछी कि जी साइंटिस्ट कहते हैं 5 आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे। मैं इसको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको याद हो, हमारे बचपन के अंदर दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में जब विंटर वेकेशन हुआ करती थी तो उन्हीं दिनों में एक हल्की सी बारिश शुरू हो जाती थी जो 8-8, 10-10 दिन रहती थी। इसको लोग झड़ी कहा करते थे कि विंटर की बारिश शुरू हो जी गई है। बिल्कुल। मेरा आपसे सवाल है कि अब वो विंटर की बारिशें कहाँ गई? क्या अब भी हमारे पास वो 10 दिन की बारिश होती है? तो इसका जवाब है नहीं। अब वो बारिशें कहीं जाके फरवरी के फर्स्ट वीक में या जनवरी के एंड में आती हैं। इसी की एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। वो जो 10 दिन में बारिश होती थी हमारे पास, एज एन एग्जांपल अज्यूम करें कि वो 1 लीटर बारिश हो रही थी। अब भी वो 1 लीटर बारिश आ रही है, लेकिन उसकी टाइमिंग चेंज हो गई है, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो गई है। हमारा जो सिस्टम था, ये पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम था, वो केटर करता था उस स्लो रेनफॉल को। हम एब्रप्ट रेनफॉल को नहीं केटर कर सकते, ये हमें मानना पड़ेगा। दैट इज द रीजन जब मानसून ने शिफ्ट लिया तो ना सिर्फ हमारी अपनी जो बारिशें हैं, ये प्री मानसून बारिशें होती थी या मानसून का जब स्पेल आता था तो वो इस तरह आता था कि हम उसको मैनेज कर लेते थे, हमारा निजाम उसको मैनेज करता था नेचुरली। आपने शुरू में प्रियम्बल में एक बात की कि हमारे शहर जो हैं वो पहले से गर्म होते जा रहे हैं, हमारे पास हीट वेव ज्यादा होने शुरू हो गई हैं। ये तमाम चीजें जो हैं वो क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक करती हैं। मुझे एक बात आपकी बड़ी अच्छी लगी, आपने कहा जी कि हम कोशिश करते हैं कि गर्मियों में अपनी गाड़ी दरख्त के साए के नीचे खड़ी करें, लेकिन उसी दरख्त को हम काट देते हैं बिल्कुल और ऐसे बाद ही में है। फिर हम छांव ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं पे हम दरख्त करें। देखें, किसी भी मुल्क का 25% एरिया जो होता है वो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। जिस भी मुल्क का फॉरेस्ट कवर कम होता है वो मुल्क सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज का शिकार होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये इंटरनेशनल स्टडीज से ये बात प्रूफ है। और दैट इज द रीजन जो शुरू में आपने एक बात कही कि पाकिस्तान जो है वो टॉप 5 कंट्रीज के अंदर वल्नरेबल है टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। और ऑल दो हमारी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल ग्रीन हाउस इमिशन जो है वो लेस देन 1% है। ये बात हमें समझने की जरूरत है कि हमारे नेबर्स में चाइना है, इंडिया है, बाकी ममालिक हैं जो जो काफी तेजी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब उस साइड से भी इमिशंस हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट करती हैं, तो हमारे यहाँ ये मानसून का स्पेल चेंज हो रहा है। और ये बात हमें जितना जल्दी समझ आ जाएगी उतना जल्दी हम अच्छा, चीजों मैं को डॉक्टर मैनेज साहब कर एक चीज़ लेंगे। आपसे जानना चाहूँगा। हम अपनी बात कर रहे हैं कि ठीक है वहाँ से इमिशंस हो रहे हैं, हमारे यहाँ मानसून के पैटर्न तब्दील हो गए हैं, उसके सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। बिल्कुल दुरुस्त का आपने वो दिसंबर की झड़ी वाली भी बात कर दी, बहुत ठीक किया कि मैंने भी बड़े अरसे से वो नहीं देखा। अब पैटर्न तब्दील होते हैं तो ये असरात सीधे सीधे ज़रात पे पड़ते हैं, क्योंकि उसका एक ख़ास टाइम होता है, उसको जब चाहिए होती है तब नहीं होती बारिश, तो फसल पे असरात पड़ते हैं। क्या ये सारी चीज़ें, चाइना का आपने जिक्र किया, क्या ये सारी चीज़ें इस पूरे रीजन में कहीं और भी हो रही हैं सेम ऐसी ही? जी बिल्कुल हो रही हैं। इंडिया के अंदर भी इसके असरात हैं, नेपाल के अंदर इसके असरात हैं। नेपाल में चूंकि इसलिए मैं कहूँगा कि नेपाल में मोस्टली जो वाटर सोर्स है वो ग्लेशियर्स हैं, हिमालयन ग्लेशियर्स से वहाँ से पानी आता है। अब देखिए, नेपाल के अंदर भी फ्लड्स की इंटेंसिटी पहले से बहुत ज़्यादा हो गई है। लास्ट ईयर 2025 का फ्लड एक वेकअप कॉल है हमारे लिए। अगर आप देखें, इससे पहले 2010 की जो मैंने बात की या 22 की जो मैंने बात की, उसमें हमारा
जो इंडस रिवर के साइड पे फ्लड आया था। इस साल हमारे फ्लड इंडस के अंदर नहीं आई, 25 में मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा इंडियन साइड से आई है, ईस्टर्न साइड से आई है। अब देखिए ईस्टर्न साइड के ऊपर जब मूनसून ट्रिगर किया, वो सिस्टम वहां पे डेवलप हुआ और वो ट्रिगर कर गया, तो उसकी वजह से उनको अपने दरियाओं के जो उन्होंने बंद किए हुए थे वो उनको खोलना पड़ गए थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने तकरीबन 40 बरस बाद रावी दोबारा जिंदा हुआ था। हम लोग ये सोच बैठे थे कि भाई रावी जो है इट्स डेड, अब यहाँ पे पानी दोबारा नहीं आएगा। मैं एक टर्किश कहावत को कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। टर्किश कहते हैं जी कि जो रिवर्स होते हैं ना, इसकी मिसाल एक स्नेक की होती है, और इसके अंदर जो पत्थर होते हैं ये इसके एग्स होते हैं। सो रिवर कैन कम बैक एनी टाइम इवन आफ्टर 100 years टू हैच इट्स एग्स। 100 साल बाद भी पानी आ सकता है। हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि पानी अपना रास्ता नहीं छोड़ता। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल थी। 40 साल बाद रावी दोबारा जिंदा हुआ। दो पर्सपेक्टिव मैं इसके यहाँ पे आपको बताता चलता हूँ। एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव, तबाही होगी, बिल्कुल ठीक का। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, स्टिल वी हैव अ होप कि रावी के अंदर पानी आएगा, हमें इसको मैनेज करने की जरूरत है। मैं किसी बाकी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा, सर, लेकिन लेकिन ये अभी हमारे लास्ट लिए एक टाइम जब वेकअप रावी कॉल में थी। पानी आया तो हमने देखा कि उसके इर्द गिर्द की आबादियाँ पानी में डूब गई। अच्छा, ये भी बड़ा एक इशू बनता जा रहा है ना कि अरसे दराज से पानी नहीं है, पता नहीं कौन सी ज़मीन रावी की थी कौन सी नहीं थी। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अब इशूज़ हैं, एग्रीकल्चर लैंड गायब होती जा रही है, सोसाइटीज़ उसकी जगह लेती जा रही हैं। ये एक अलग चैप्टर है, इस पर मैं आगे चल के आपसे डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी चूँकि जिक्र इनका हो रहा है तो यूरोप को सर, वहाँ तो है, दरख्त भी हैं, पहाड़ हैं, एक माउंटेन इन्वायरमेंट, आप लोग साइंटिस्ट इसका बड़ा जिक्र करते हैं। थोड़ा बहुत मैंने भी कोशिश की कि इस पर बड़े अरसे से पढ़ रहा था, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही हैं तो देख रहा होता हूँ कि क्या है। लेकिन ये सर यूरोप में तो ये सब कुछ है, माउंटेन इन्वायरमेंट को भी प्रिजर्व किया जाता है, दरख्त भी हैं, और वहाँ तो बड़ा सर्दी का राज रहा है। अब वो भी 30-30, 40-40 से ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड भुगत रहे हैं। तो ये क्या रीज़न है? अच्छा, ये सर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें, निज़ाम जो हवाओं का निज़ाम है, जिसको हम विंड सर्कुलेशन पैटर्न्स कहते हैं, वो उसमें जितना हमारे माउंटेन्स का रोल है, इतना ही हमारे डेजर्ट्स का भी रोल है। हम डेजर्ट्स को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इन्होंने भी जो हमारा इकोसिस्टम है उसको मेंटेन किया हुआ है। यूरोप के अंदर इस टाइम पे जो कंडीशन है उसको ओमेगा डूम बोला जाता है या ओमेगा ब्लॉक बोला जाता है साइंटिफिकली। सादा अल्फाज के अंदर इसको हीट डूम या हीट ट्रैप सिस्टम बोला जाता है। अब इसमें हुआ क्या है? होता यह है कि जब भी याद रखिएगा, हाई प्रेशर सिस्टम अपर एटमॉस्फेयर में डेवलप होता है तो नीचे से लो एटमॉस्फेरिक सिस्टम डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ठंडी हवाएं, हमने अपने मैट्रिक वगैरह में पढ़ा था कि जहां पे गर्म हवाएं होती हैं वो ऊपर को मूव करती है और ठंडी हवा उसको कैप्चर करने की कोशिश करती है, उसकी जगह रिप्लेस करती है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे यूरोप में हीट डूम बना हुआ है। सहारन डेजर्ट से जो वार्म वेव्स आई हैं वो वहां पे आके ट्रैप हो गई हैं। अब वो इतना हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ हुआ है कि उसको कोई भी कोल्ड करंट इर्द गिर्द नहीं है कि वो उसको रिप्लेस कर सके, नंबर वन। नंबर टू, इस टाइम पे ना सिर्फ लैंड वार्म है, ओवरऑल यूरोप कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि हमारा सी भी वार्म हुआ हुआ है। दैट इज द रीजन के मॉइस्चर कंटेंट भी इस टाइम पे एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा है, एयर भी वार्म है और वो ट्रैप हो रहा है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यूरोप के अंदर, कि 2015 ऑनवर्ड्स यूरोप के अंदर अगर आप देखें तो हल्की हल्की हीट वेव्स आना शुरू हो गई थी, और उसकी रीजन सिर्फ यही थी कि वहां पे भी इमिशंस हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे इमिशंस नहीं है। आप इटली की एग्जांपल ले लें, आप जर्मनी की एग्जांपल ले लें, आप फ्रांस की एग्जांपल ले लें। फ्रांस और जर्मनी को, दे आर द बैकबोन्स ऑफ इकोनॉमिक हब जिसको यूरोप का बोला जाता है। अब वहां पे इमिशंस हो रही हैं, ठीक है, वहां पे उन्होंने अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल किया हुआ है, लेकिन जितना ह्यूमन बीइंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, याद रखिएगा मदर नेचर ने इसका रिवेंज लेना है। और ये जो हम इस टाइम पे यूरोप में देख रहे हैं, इट्स अ रिवेंज। ठीक है, हमने एक हद तक उसको मेंटेन करने की कोशिश की है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम तराजू के एक साइड पे अपना डिस्ट्रक्शन रखते हैं और एक साइड पे हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि जहां पे डिस्ट्रक्शन है वो वाला पलड़ा भारी है। दैट इज द रीजन कि यूरोप के अंदर आप आने वाले सालों में मजीद देखेंगे कि ये एपिसोड्स बढ़ेंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, यूरोप में शुरू में आपने बोला कि यूरोप के अंदर सर्दी का राज था, अब नहीं होगा वैसे जैसे था। लेकिन दूसरा, डॉक्टर वहां साहब, पे मेरा घर। सवाल वही है, मेरा सवाल ये है, देखें, एक माउंटेन इन्वायरमेंट है, उस पर वो छेड़छाड़ नहीं करते हैं, हमारी तरह कूड़ा वो जलाते नहीं हैं, गाड़ियाँ वो मेंटेन्ड रखते हैं, पुरानी गाड़ियों को वो डंप कर देते हैं, फिर वहाँ पर एयर कंडीशनिंग जिसका आजकल बड़ा असर है एटमॉस्फेयर में, और हम उसको शायद माइनर लेते हैं। एयर कंडीशनिंग की जो गर्म हवा है वो एटमॉस्फेयर में शामिल उस तरह नहीं होती, क्योंकि वहाँ एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और तीसरी चौथी चीज़ ये कि वहाँ पे आपके पास आप देखेंगे तो अवेयरनेस है, आवाम के अंदर अवेयरनेस है, वो चीज़ों को बड़े बेहतर तरीके से मेंटेन, हर घर के आगे कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई दरख्त, कोई ना कोई बागीचा, उनके गार्डन कहीं उनके बैकयार्ड में मौजूद होते हैं, इर्द गिर्द में भी उनके
क्यारियाँ मौजूद होती, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके बावजूद वहाँ पर हीट वेव है, वहाँ पर गर्मी है, तो इसका मतलब है कि बतौर मुल्क, बतौर अवाम नहीं, बतौर मुल्क कुछ ना कुछ फैक्ट्रीज़ में ज़ेरे ज़मीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो गलत है, जिसके असरात हम तो उठा ही रहे थे, उनकी वजह से अब वो भी उठा रहे हैं। अरसलान साहब, एक बात हमें दोबारा समझने की ज़रूरत है कि यूरोप के अंदर भी कोल माइनिंग हो रही है, यूरोप के अंदर भी कोल से बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। अब उनका इमिशंस कहाँ जाएगा? क्या वो कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही? नंबर वन। नंबर टू, एक और गैस है जिसको हम सीएफसी कहते हैं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा हूँ। सीएफसी होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। जी ये हाँ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपकी रेफ्रिजरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं आपकी मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, जिसको हम वो कहते हैं, ये एयर पंप्स कहते हैं, जो दमे के लिए इस्तेमाल होती हैं। यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल होती हैं। आपने कहा घरों में एयर कंडीशनिंग कम है, तो क्या गाड़ियों के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता? अब वो सिस्टम जब लीक करता है तो वो सीएफसीज कहाँ जाती हैं? एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं, ओजोन डैमेज करती हैं और इसी तरीके से आपका हीट ट्रैप करवाती हैं। अगर हम सिर्फ डॉक्टर एक साहब, मैं साइड चाहूँगा देख हमें लें एक पिक्चर। ब्रेक। आपने ओजोन का जिक्र किया, चूंकि ये एक मिथ बन गई है हम सबके लिए, ये ओजोन होती भी है कि नहीं, ये क्या चीज़ है, इसके डैमेज होने से क्या होता है, और क्या डैमेज सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से हुई है कि हम एक ही जगह से इतनी परेशानी का शिकार हैं।